नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप सोचिए देश किस हालत में पहुंच गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो ईडी का मामला था, एक जज ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कहा कि ये तो केस मुकदमा चलाने लायक भी नहीं है। लब्बो लौ भाव ये था कि डूब मरो जाके ईडी वालों, कर क्या रहे हो। ईडी ने जितने केस दर्ज किए हैं देश भर में, उसमें 1% भी लोगों को सजा नहीं हुई है, सब छूट गए। लेकिन ईडी काम बखूबी कर रही है लोगों को डराने का, धमकाने का, अगर वो विपक्ष में हो। ऑफर है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाओ, धुल जाओ। और जब जज ने फैसला दिया तो लोग पूछ रहे हैं कि इन जज साहब को जस्टिस लोया की कहानी याद नहीं आई, इतनी हिम्मत कहां से आ गई। आखिर इतना नाराज क्यों है कांग्रेस की प्रधानमंत्री को दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है, और कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं कि जो गोदी मीडिया ये ट्वीट कर रही है कि प्रधानमंत्री को इतने देशों में सम्मान मिला, जरा इनसे पूछो कि इनमें से कितने देश भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के साथ थे, या फिर सारे के सारे पाकिस्तान के साथ थे। बात तो सही है। तमाम ज्वलंत मुद्दों पे मैंने कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल से बात करी और पूछा कि उत्तराखंड का बड़ा बारीक से देखते हैं। उत्तराखंड में एक विधायक जो हार गया चुनाव, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसने 1,000 करोड़ रुपए मीडिया को बांट दिए। कांग्रेस इतनी कंजूस क्यों रही कि जब सरकार थी यूपीए की तो मीडिया को नहीं दिया, वरना तमाम सुधीर चौधरी और नाबका कुमार जैसे लोग पैदा हो जाते और फिर माला माल हो जाते। गुरदीप सिंह सप्पल के संग ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं सप्पल साहब के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है गुरदीप सप्पल साहब आपका। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। आज मैं कई पत्रकारों के ट्वीट देख रहा था जिन्होंने लिस्ट दिखाई है कि इतने देश हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, उनको एक विशेष उपाधि से नवाजा गया है। कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष खुद गाड़ी चला के मोदी जी को ले जा रहे हैं। बताइए कितना सम्मान है। और एक आप कांग्रेसी लोगों हर समय मुंह फुलाए बैठते रहते हैं, जैसे आप शादी में फूफा जी वाला रोल जो है वो अदा करते हैं। कभी तो तारीफ कर दिया करिए ना, मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में इतना सम्मान मिल रहा है। हर समय इतना नाराज क्यों रहते हैं आप लोग। संजय जी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत एक मजबूत राष्ट्र है, एक लोकतंत्र है, जो उन्होंने नहीं बनाया बल्कि उनसे पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों ने, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी का रोल रहा, उसने बनाया। और भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है तो सम्मान तो मिलता है। पर इसके आगे की कहानी ये होती है कि उस सम्मान को समेटा और उस सम्मान को आगे बढ़ाने का मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। आज हम सब जानते हैं कि किस तरह से ट्रंप की धमकी के आगे उन लोगों मोदी जी ने सीज फायर की घोषणा की। उन्होंने क्या की, ट्रंप ने पहले कर दी। तो ये तो सम्मान से थोड़ा अलग बात हो जाती है। हम जानते हैं कि भारत अकेला देश बच गया पूरी दुनिया के अंदर जिसपे ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है 50% का। तो आपका सम्मान जो है वो टैरिफ क्यों नहीं हटवा पा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि ये वो मोदी जी हैं जो पहले चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं, फिर जब चीन एग्रेशन करता है बॉर्डर पर तो वो अमेरिका के पास जाते हैं और ट्रंप के साथ गलबैयां करते हैं, और जब ट्रंप टैरिफ लगाता है तो वो चीन के पास जाते हैं, और उस चीन के पास जाते हैं जो चीन पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ना केवल गाइड करता है बल्कि अपना साजो सामान देता है, पूरा बैकअप देता है, पाकिस्तान को देता है भारत के खिलाफ युद्ध में। लेकिन आप उस चीन के साथ जाते हैं तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर चला कभी उधर चला। ये इनके विदेश नीति का विशेष एक फीचर बन गया है। और इस तरह से भारत की हालत नहीं थी। ये वो देश है जब हम बिल्कुल गरीब थे। 1947 के बाद 1950 में जब हम चुनाव हुए, 50, 51, 52 में सरकार हुई, तो उस वक्त देश के पास कुछ नहीं था। हम आर्थिक ताकत नहीं थे जैसे आज हैं। हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं था जैसे आज है। हम खाद्यान्न के और अंतरिक्ष के और न्यूक्लियर के और आईटी के सुपर पावर नहीं थे जैसे आज हैं। वहाँ उस समय कुछ गरीब मुल्क था, 90% लिटरेसी थी, लेकिन तब भी नेहरू जी की आवाज पे दुनिया में एक तीसरा ध्रुव गुट-निरपेक्ष आंदोलन बन गया, जिसमें धीरे-धीरे करके 108 देश शामिल हो गए। ये होती है ताकत अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ये होता है कि आप विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं। और आज आप किसी देश में जाइए, मैं जब उपराष्ट्रपति जी के साथ था,
तो अफ्रीका के हर देश में जब हमारी मीटिंग हुई, हम दौरे पे जाते थे, तो हर राष्ट्रपति वो नेहरू जी को याद करता था। हर प्रधानमंत्री इंदिरा जी का नाम लेते थे, राजीव जी का नाम लेते थे। ये होता है सम्मान कि दशकों बाद भी ये प्रधानमंत्रियों का नाम वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लेते हैं। ये होता है कि जब नेहरू जी सोवियत यूनियन जाते थे, तो कोई पीआर एजेंसी जाके वहाँ काम नहीं करती थी। खुद ब खुद हजारों हजार लोग सड़क पर उमड़ आते थे देखने के लिए। ये होता है ये होता है कि अलग-अलग देश के लोगों राष्ट्रपतियों ने और भारत की भूमिका को उस समय माना जब भारत एक कमज़ोर मुल्क था, एक गरीब मुल्क था, लेकिन नैतिक बल था। महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी को रचा और फिर कांग्रेस की मार्फत इस देश को जो रचा, भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को जो रचा, उसकी एक नैतिक ताकत थी, सच की ताकत। उस ताकत को दुनिया सलाम करती थी और उसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता था। जिस दिन मोदी जी वो सच की ताकत को समझ लेंगे, उनको भी प्रोपेगेंडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये छोटे-मोटे जो कई सारे हम कभी-कभी ऐसे भी अवार्ड के नाम सुनते हैं, जो पहली बार सुने होते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद दुनिया सलाम करेगी सच की ताकत को, नैतिक ताकत को भारत की, जिसके लिए भारत जाना जाता रहा। अच्छा सर, पता मान लीजिए मिल भी गया सम्मान उनको, लेकिन कांग्रेस से कुछ नेता अब ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ये सम्मान तो ठीक है, लेकिन इनमें से कितने देश ऐसे थे जो भारत पाकिस्तान की झड़प या युद्ध कह लीजिए, उस समय भारत के साथ खड़े थे। हमारा नहीं खड़ा हो पाया कोई देश, तो अब उसकी मजाक उड़ाने की जरूरत क्या है, बताइए। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नीति का एक बेसिक मूल मंत्र होता है कि आपका राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। आपका राष्ट्रहित तय करता है कि आप दूसरे देशों के साथ विदेश नीति में क्या करेंगे, कैसे कदम उठाएँगे। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस वक़्त ठीक उसी वक़्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक सब ग्रुप था आतंकवाद के विरोध में, उसकी चेयरमैन तय होना था और पाकिस्तान उस चेयरमैनशिप का दावा कर रहा था। तो केवल 3 मुल्कों ने भारत का साथ दिया, केवल 3 मुल्कों ने। बाकी सभी देश आई थिंक मेरे ख्याल से 92 देश थे जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और 5 ने वोटिंग नहीं की। तो 3 मुल्क में भारत भी शामिल था। अब 3 में 1 भारत, 1 इज़राइल, 1 मालूम नहीं कौन-सा देश था। तो ये विदेश नीति का हमारा फेलियर है कि हम हमारे अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, वो दुनिया का दौरा कर रहे थे, भारत का पक्ष रख रहे थे कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवाद की कमेटी पे दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, उसको अध्यक्ष बना रही थी। तो ये ज़रूरी होता है ना। विदेश नीति इसलिए नहीं होती है कि हमें सम्मान चाहिए, इसलिए होता है कि भारत के हित में क्या है, उस हित के पक्ष में दूसरे देशों को खड़ा करना। ये विदेश नीति का मूल तत्व होता है। विदेश नीति का मूल तत्व विदेशों में जाके शो करना और वाहवाही करना नहीं होता है। आप केवल वो करेंगे, तो आपकी विदेश नीति का वही हश्र होगा, जो आज हो रहा है कि आज कोई पड़ोसी मुल्क आपके साथ नहीं है। आप मजबूरी में मजबूरी में कभी आप अमेरिका की तरफ झुकते हैं, कभी चीन की तरफ झुकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं मैं है। सफल साहब मुंबई में हूँ। तमाम जगह बड़े-बड़े होर्डिंग नज़र आ रहे हैं मुझे, पुतिन और मोदी जी हाथ मिला रहे हैं। देखिए आप, रूस का आदमी इतना ताकतवर नेता आके हाथ मिला रहा है, मुंबई होर्डिंग से भरी हुई है। आप लोगों को पता नहीं होर्डिंग क्यों नहीं दिखते हैं? आपको मालूम है पुतिन कितनी बार आए हैं भारत? संख्या मुझे नहीं पता ईमानदारी से। यूपीए के टाइम पे लगभग हर दूसरे साल वो भारत आए और होर्डिंग मोदी जी नहीं के लगवाया टाइम पे आपने? भी लगातार आए, होर्डिंग तो नहीं क्योंकि लगवाया? भारत का पारंपरिक मित्र है रूस। जब इंदिरा जी ने रूस के साथ संधि की थी 71 के अंदर, तब से हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। उसके पहले रूस के साथ हमारे वैचारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। उनके राष्ट्रपति और इससे पहले उनके दूसरे लीडर्स भी पुतिन के पहले लगातार भारत आते हैं। ये भारत का सम्मान, भारत की शक्ति है। लेकिन उसको होर्डिंग्स बड़े-बड़े लगाना, ये तो इस सरकार का एक ऐसा फीचर है जैसे वो दिखाते हैं कि पहली बार ऐसे हो रहा है। अगर आप
बताएंगे तो मैं आपको अभी बता भी सकता हूँ कि भाई कितनी बार पुतिन भारत आए हैं, और हर हाँ, बार मतलब लेकिन ये सवाल। बात सही कह रहे हैं, मैंने होर्डिंग नहीं देखी ना, तो मैं भूल गया था कि आपके यूपीए की सरकार में भी पुतिन कई बार आए थे, मुझे याद है। लेकिन हाँ, होर्डिंग नहीं देखते था आप लोगों को, होर्डिंग होर्डिंग। आप पता नहीं कंजूस क्यों हैं, आप अब मीडिया को पैसे नहीं देते। आप उत्तराखंड के परिवार, उत्तराखंड को आप बड़ा सक्रिय रूप से देख रहे हैं, वहाँ के चुनाव को, वहाँ की जनता को। आप देखिए, एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, और उस राज्य में जहाँ पे पलायन की बेरोजगारी समस्या है, उसने 1,000 करोड़ रुपए मीडिया को दे दिए। एक आप कंजूस हो गए, आपकी सरकार चलती रही यूपीए के, कभी मीडिया को कभी आप 500 करोड़ रुपए भी नहीं देते थे। तो होर्डिंग या प्रचार किसका करेंगे? आपका करेंगे, मोदी जी का करेंगे वो। अब आप बुरा मानते हो, वो लोग प्रचार करते हैं, भाई कुछ तो आपको मीठा डालना पड़ेगा ना गुड़ में, गुड़ बढ़िया करना है तो। देखो, मैं एक लाइन में जवाब दूंगा। भारत के लिए लोकतंत्र फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल है, और बीजेपी के लिए फॉर द मीडिया, ऑफ द मीडिया, बाय द मीडिया है। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। हम अपनी विचारधारा पे चलते हैं, हमारी जनता सर्वोपरि है, उनके लिए मीडिया सर्वोपरि है। कंजूस हैं आप लोग। उधर देखिए, प्रसार भारती ने चौधरी साहब को, जो तिहाड़ जेल से लौट के आए, उन्हें 14-15 करोड़ का दिया। एक कर्ली टेड यूट्यूबर, उसको 6 करोड़ का प्रसार भारती से। पहले वो आम जनता के टैक्स का पैसा दिया। चलिए, अब दूसरे मुख्य मुद्दे पे आते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में आप लोगों की बहुत फजीहत थी, पूरे देश भर में आप लोगों को चोर साबित किया। अब अदालत ने मान लिया कि चलो ईडी गलत कर रही थी और आपको एक राहत दे दी, लेकिन इतना हो अल्लाह है, आपने पूरे देश भर में प्रदर्शन कर दिया। सांसद जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर पहली बार छत पे खड़े होकर पोस्टर लहरा रहे हैं। तो इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्या गांधी परिवार का था मामला, इसलिए गुस्सा आ गया? आप लोग इतने क्यों भड़के हुए हैं? ईडी ने अभी तो आपके भी रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी ईडी जांच कर रही है, मतलब पूरी तरह से बने हुए नहीं। आप गुस्से में आ गए, तुरंत ईडी के खिलाफ पूरे देश भर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतने गुस्से में क्यों आए आप लोग? संजय जी, ये एक ऐसा विचित्र केस है जिसमें कोर्ट को कहना पड़ा कि वो इसका संज्ञान ही नहीं लेगा, चार्जशीट का और जांच का संज्ञान ही नहीं लेगा, ये कोर्ट को कहना पड़ा। इसके पहले 7 साल तक ईडी और सीबीआई के ऑफिसर ये कहते रहे कि इस केस में कुछ नहीं है, इसलिए वो इस पे एफआईआर दायर नहीं करेंगे। ये एक ऐसा केस है जिसमें चुनाव आयोग ने 2012 में बोला कि पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने फंड का कैसे इस्तेमाल करती है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो चुनाव आयोग, खुद ईडी, खुद सीबीआई और कोर्ट, ये सब ये कहते रहे कि इस केस में कोई जान नहीं है। लेकिन बीजेपी एक फर्जी केस खड़ा करके पूरे देश के अंदर हंगामा करती रही। पूरे देश के अंदर उनका एक ही मकसद था कि एक ऐसा केस जिसमें कोई एफआईआर नहीं थी, एक ऐसा केस जिसकी जांच ही कानूनी नहीं थी, एक ऐसा केस जो मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत दर्ज किया इन लोगों ने, लेकिन उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। एक ऐसा केस जिसमें कोई क्राइम ही नहीं था। एक ऐसा केस जिसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम ही नहीं था, जिसके आधार पे ईडी को जांच करने का अधिकार है। एक ऐसा केस जिसमें कोई प्रॉपर्टी बिकी नहीं। एक ऐसा केस जिसमें कोई मुनाफा लिया नहीं। एक ऐसा केस जिसमें कोई धन का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, और ऐसा केस जिसके अंदर शेयर होल्डरों का किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है। एक ऐसे केस को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया रहा, क्योंकि उनको गांधी परिवार के, सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को बदनाम करना था, डराना था। उनका पूरा षड्यंत्र ये था कि जिस तरह से देश के अंदर ईडी का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे नेताओं को डराकर झुका दिया, वैसे ही वो सोनिया गांधी को, वो राहुल गांधी को डरा पाएंगे। लेकिन बीजेपी भूल गई थी कि ये गांधी परिवार के लोग, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। ये फर्जी केसों में डराने से डरते नहीं है। देश में एक प्रधानमंत्री शहीद होते हैं, उनकी पत्नी को, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही इतने साल, उनको आप ईडी के ऑफिस में एक फर्जी जांच में, एक गैर कानूनी जांच में, जिस जांच की कोई एफआईआर नहीं थी, बुलाकर आप 12 घंटे पूछताछ करते हैं। आप राहुल गांधी को बुलाकर
करीब 52-53 घंटे पूछताछ करते हैं। आप खरगे जी को बुलाकर 8 से 9 घंटे पूछताछ करते हैं। आप कांग्रेस के दूसरे लीडर्स को बुलाते हैं और अब पता लगता है कि आपको तो पूछताछ का हक ही नहीं था। आपके पास पूछताछ करने के लिए कोई आधार ही नहीं था। आपने जो पूछताछ की है, वो पूछताछ को कोर्ट ने कूड़े में डाल दिया है, कूड़े में। कोर्ट ने उस जो चार्जशीट है, उसको देखा तक नहीं, बोला हम इसमें क्या सही है, क्या गलत, उसकी बात ही नहीं करेंगे। ये इस लायक भी नहीं है कि इसमें सही गलत का आकलन किया जा सके। पूरी की पूरी चार्जशीट को कहते हैं थ्रोइंग आउट ऑफ विंडो, खारिज कर दिया कोर्ट ने। और ये बात हम शुरू से कह रहे थे। तो ऐसे मामले के अंदर अगर हम जनता को ये नहीं बताएंगे कि ये जो हंगामा बीजेपी ने पिछले 12 साल से बना के रखा हुआ है, उस हंगामे की हकीकत क्या है, बताना तो मीडिया को चाहिए था संजय जी। कल अगर ये जो चार्जशीट का मामला कोर्ट के अंदर था, अगर ये चार्जशीट स्वीकृत हो जाती, तो मीडिया क्या कर रहा होता? हर चैनल पे डिबेट हो रही होती, हर अखबार के अंदर मोटी-मोटी हेडलाइन होती, सुर्खियां होती कि गांधी परिवार के 2 सदस्यों पे कांग्रेस की अध्यक्ष खड़गे जी के ऊपर और बाकी नेताओं के ऊपर मामला दर्ज हो गया, चार्जशीट उनके खिलाफ एक्सेप्ट होगी। बड़े-बड़े शब्दों में इसको लिखा जाता, टीवी चैनल अगले कई दिन तक इस पे पगला गए थे। लेकिन जब ये हुआ कि सब गैर-कानूनी था, इसका कोई आधार नहीं था, कोर्ट ने उसको बाहर फेंक दिया, तो सबकी जुबान पे ताला है। अखबारों ने इस पे मोटी हेडलाइन नहीं लगाई, टीवी चैनल्स ने कोई डिबेट नहीं की, सोशल मीडिया में बीजेपी के साथ के लोग इस पे चुप हैं, बीजेपी के तमाम लीडर्स चुप हैं और साँप सूंघ गया है। ये बताने की ज़िम्मेदारी उस मीडिया की थी, वो नहीं बताएगा तो फिर हमारे लोग जाकर हर शहर के अंदर लोगों को बताएँगे कि देखिए किस तरह से सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को, खरगे जी को किस तरह से ईडी ने दुखी किया है, किस तरह से एक गलत केस में उनको फँसाने की कोशिश की है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तहत जो कांग्रेस की सहयोगी अखबार है, उसकी प्रॉपर्टी को आपने कुर्क कर दिया है। किस तरह से उस अखबार को जो लोग दान देते हैं, चंदा देते हैं, उन पे आप इनकम टैक्स की रेड करते हो, उनको ईडी के समन भेजते हो, केवल इसलिए कि सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को आप झुका पाएँ। पर वो झुका पाए नहीं और कभी झुका पाएँगे नहीं। ये आपने देखा है कि ईडी के जितने केस रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें जहाँ तक मुझे याद है शायद 2 या 3% की रेशियो है जिसमें सज़ा हुई है। बाकी लगभग सब केस बरी हो गए हैं और 0.2%, 0.2%, एक हाँ, 1% भी नहीं, 1% भी 0.2%। केस में। तो मुझे बताइए सतपाल साहब, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, खुद आप मीडिया में भी रह चुके हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आपके पास इतने बड़े-बड़े अधिवक्ता हैं। इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई क्यों नहीं की जाती और जनता को ये बात आप क्या समझाने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि ईडी एक राजनीतिक हथियार बन गई है, लोगों को डराने का, धमकाने का। आधे % केस अगर साबित हो रहे हैं, यानी 100 में 1 व्यक्ति भी दोषित नहीं हो रहा, अधिकतर विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो जनमानस को एक बड़े मूवमेंट की तरह आपको खड़ा करना चाहिए, पहली सवाल। और दूसरा सवाल, आप ये कह रहे हैं कोई मनी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कहीं कोई एफआईआर नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ था, 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया था, उन्होंने दी लेकिन कहीं रुपए बरामद हुए, तब आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, आज वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन उतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा कि सब लोग एक साथ मिलकर ईडी का विरोध करें कि ईडी अलग अलग तरह से परेशान कर रही है। सोनिया गांधी की जो उम्र है, मैं ये कहूंगा देश के लिए एक महान शख्सियत है वो महिला। अपने पति की मृत्यु के बाद देश छोड़ के जा सकती थी, लेकिन देश के लिए उसने यहाँ रहना इतने खतरे में स्वीकार किया, और इस बात की मानता की जानी चाहिए। लेकिन 80 साल की उम्र में उस व्यक्ति के, उस महिला के वोट के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कमजोर क्यों हो रहे हैं आप लोग, अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन का दफ्तर होना चाहिए, एक इंडिया गठबंधन का संयोजक होना चाहिए, जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए। आप लोग अलग अलग लड़ते हैं और फिर दोष जनता का ठहरा देते हैं। आपकी रैली हुई अभी, बहुत शानदार रैली हुई, महारैली, लेकिन क्यों नहीं उसमें अखिलेश यादव थे, क्यों नहीं आपके बाकी सहयोगी थे, क्यों नहीं तेजस्वी थे? तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? अकेले कांग्रेस लड़ रही है, आपके जो रीजनल नेता होते हैं वो क्षेत्र स्टेट के नेता होते हैं, वो अपने रीजनल सहयोगी दलों के खिलाफ बोल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी ना फिर कांग्रेस की।
पहला सवाल तो ईडी के ऊपर था आपका। हम्म, ईडी ने 5,906 केस किए हैं अभी। हम्म, 1,15,350 करोड़ की संपत्ति को उन्होंने कुर्क किया है। 1,15,350 रुपए की संपत्ति को। और कन्विक्शन कितनों का हुआ? 5,906 लोगों केसेस में कन्विक्शन कितनों का हुआ? 24 केस का। बस। बस। वो जो आपने लाख करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति कुर्क की है, जो 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की की अर्जी पेंडिंग पड़ी है अभी, ये 1.5 लाख करोड़ रुपया ईडी ने लोगों का अटैच कर दिया। और आप झूठे केस बनाते हैं, पॉलिटिकल केस बनाते हैं, तो ये सवाल तो ईडी पे बार बार उठाया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट में ये बात नहीं उठी। ईडी के सवाल पे, ईडी के पावर्स को लेके पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उन पावर्स पे थोड़ी लगाम भी लगाई। ऐसा नहीं है। लेकिन जब पूरा सिस्टम झुक जाता है। अब नेशनल हेराल्ड के केस के अंदर संजय जी, 2014 से लेके 2021 तक 7 साल तक जो ईडी के ऑफिसर थे और सीबीआई के ऑफिसर थे, वो फाइल पे लिख रहे थे कि इस केस का कोई आधार नहीं है, इसलिए हम इस पे एफआईआर नहीं करेंगे। 7 साल तक उन अफसरों ने लिखा। और फिर जून 2021 में कहीं ऊपर से एक आदेश आ गया कि नहीं, इस केस में जांच कीजिए। और फिर वो जांच हुई। जब वो जांच अब पता लग गई थी कि खारिज हुई कोर्ट में, तो 12 साल के बाद एफआईआर की गई। अब अगर सिस्टम इस तरह से काम करेगा, तो उसके अंदर हमारा पास केवल और केवल उनसे लड़ने का, उनसे बिना डरे जूझने का ऑप्शन बचता है, जो कांग्रेस पार्टी जूझी, गांधी परिवार जूझा, और आज वो केस को कोर्ट ने खारिज किया है। अब बीजेपी टेक्निकली कुछ भी करती रहे, एक केस जिसका कोई आधार नहीं है, उस पे 12 साल आप जांच करते हैं और उसकी चार्जशीट तक की सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है, तो उसको हम लोग ऐसे सिस्टम से जूझ रहे हैं। अब ऐसे सिस्टम से जूझने के लिए सबसे ज्यादा मजबूती इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की है। दूसरी पार्टीज अपने अपने स्तर पर जूझ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व तो डरता नहीं है। 12 साल में मोदी सरकार एक बार भी गांधी फैमिली को डरा नहीं पाई, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को डरा नहीं पाए, चाहे कुछ भी किया हो। हमारे तो अकाउंट भी फ्रीज कर लिए थे। 100 करोड़ रुपए तो अभी इनकम टैक्स के पास पड़ा हुआ है, इसके बाद नहीं किया। लेकिन जब हम जनता पे जाते हैं, रैली करते हैं, तो आप एक बात समझिए, इंडिया अलायंस तभी मजबूत है जब कांग्रेस पार्टी मजबूत है। कमजोर पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूत इंडिया अलायंस का संभव ही नहीं है। और हम अपनी पार्टी की शक्ति दिखाने के लिए, अपने लोगों को जागृत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमने रामलीला मैदान में की थी। वो हमारी रैली थी, और हमने बड़ी रैली की, ऐतिहासिक रैली की, लाखों लोग आए। तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया। अब आप ये पूछिए कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद क्या इन पार्टीज ने कोई रैली की है ना, तो उसमें कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया था इन्होंने। मतलब दूसरी पार्टीज तो अपनी पार्टी की रैली करें, सब ठीक, कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की रैली करे तो उसको इंडिया रैली में बदल देना चाहिए। ये लॉजिक कुछ जमता नहीं है। अच्छा, एक हम महत्वपूर्ण बात कांग्रेस आपने पार्टी कही। मजबूत रहेगी तो इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा, सच्चाई यही है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात बता दी आपने कि चलिए आम आदमी पार्टी थे तो आपका साथ होकर झगड़ा है, आप उनसे अलग हैं, अलग लड़ते हैं, लेकिन अब आपने सपा का नाम भी ले दिया, यानी आपने इशारा कर दिया उत्तर प्रदेश में आपकी राह अलग अलग होने वाली है, क्योंकि आप आमतौर पर मैंने सपा का ऐसा नाम कोई लेते हैं। इशारा नहीं किया। आम मैंने आदमी कोई पार्टी इशारा नहीं, सपा का नाम लिया नहीं ना आपने, देखिए, नहीं, तेजस्वी का मैंने नाम नहीं सपा लिया का इसलिए आपने। लिया क्योंकि आपने सपा का और आम आदमी पार्टी का नाम लिया था कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया। तो मेरा सीधा सा कहना है, इंडिया अलायंस तभी मजबूत है जब कांग्रेस मजबूत है। बंगाल में भी कांग्रेस ही एकमात्र दल है जो पूरे देश में आज भी सबसे बड़ा दल है बीजेपी के बाद।
वो कोई कमजोर दल नहीं है। आज भी सरकारें 3 राज्यों में पूरी और फिर अलायंस सरकार 1 और 2 में सपोर्टिंग सरकार, 6 राज्यों में आज भी हमारा सरकारों में प्रभाव है और किसी पार्टी का नहीं है बीजेपी के अलावा। तो आप कांग्रेस को बड़े हल्के से मत एड्रेस कीजिए। हम मजबूत होंगे तो मोदी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ आंदोलन मजबूत रहेगा। दूसरी बात, वैचारिक रूप से इस देश में 2 ही विचार हैं आज। एक संविधान का थॉट, जो कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, उसकी विचारधारा, और एक आरएसएस की विचारधारा। और ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे रचा हुआ संविधान है, और जो इंडिया अलायंस के अंदर पार्टीज हैं, वो पार्टीज इस विचारधारा के साथ अपने को खड़ा कर रही है जो कांग्रेस की विचारधारा है, संवैधानिक विचारधारा जिसको हम कहते हैं, संविधान की विचारधारा। तो बिना कांग्रेस के तो वो विचारधारा की भी जगह नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक केंद्रीय रोल है, वैचारिक भी, इलेक्टोरल भी, और देश के अंदर अलायंस बनाने में भी। उसको आप खारिज नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली। एक आखिरी सवाल, जो जज साहब ने इतना ऐतिहासिक फैसला दे दिया आप लोगों को, जिससे आप बल्ले बल्ले हो रहे हैं आप लोग, उस जज साहब ने कभी जज साहब लोया की कहानी नहीं पढ़ी थी क्या? लोग कह रहे हैं ऐसा बात। ये जजमेंट वाकई ही निडर जजमेंट है, उम्मीद देने वाला जजमेंट है, और ये अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि न्याय व्यवस्था के अंदर डर पनपे। ये उनकी जिम्मेदारी है, और हमारा मानना है कि इस पे सबकी नजर है, सबकी नजर है, क्योंकि ये देश में सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई फैसला, इतना बड़ा फैसला, उनकी पार्टी के विरोध में आए, तो फैसला देने वालों के आगे भविष्य में हाथ नहीं कांपे। ये उनकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सप्पल साहब, आपने मुझे समय दिया, इतनी बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे गुरदीप सप्पल। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।